नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे चैनल बियॉन्ड डिग्रीज पे। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी पॉलिटी की सीरीज। और इस सीरीज का पहला वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर के हमारा जो पहला वाला पार्ट है उसको देख सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड भी रहेंगी, तो ताकि आपको समझने में भी आसानी रहेगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वाले पार्ट में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा नॉन टेक है वो लगभग 50 मार्क्स का आता है। 50 मार्क्स का आता है वो, और इसमें से 20 मार्क्स बहुत लोग क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन अगर 30 आपको क्रॉस करना है, अगर आपको 30 क्रॉस करना है, तो उसके लिए आपकी पॉलिटी पे कमांड होनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपकी पॉलिटी पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नॉन टेक पार्ट का, एसएससी के। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली पार्ट में बताया था कि अगर आप इस सीरीज को पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपका 30 जो है वो आराम से क्रॉस हो जाए और आप 35 वाले मार्क को भी टच कर पाएं। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हर टॉपिक को। और यहाँ पे पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं नॉन टेक वाले, उन सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मैं इस सीरीज में कवर करने वाला हूँ। तो आप एक भी वीडियो मिस मत करिए। आपको क्या करना है, पेन एंड पेंसिल लेकर के बैठना है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करूँ कि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़े। और अगर आपको लगता है कि कोई फैक्ट है या फिगर है जिसको आप बाद में भूल सकते हैं, तो आप उसको नोट डाउन करते चलिए। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जिन जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 देखा था, तो हमने वहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब किए थे, और इन सब पे हमारे पीवाईक्यूज आ चुके हैं एसएससी के डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में, चाहे वो जेई हो या सीएचएसएल हो, और जो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स होते हैं एसएससी जो करवाता है, उन सब में इन आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे आ चुके हैं। तो आप ये मिस मत करिए। अगर आपने हमारा पार्ट 1 वाला वीडियो देखा हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोग हैं जो कि पूरी ऑनेस्टी के साथ हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा वेट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, पिछले वाले पार्ट में हमने क्या किया था कि जो पार्ट 1 है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शुरू के जो 50 आर्टिकल्स हैं पॉलिटी के, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वहाँ पे घुमा घुमा के कई बार एसएससी क्वेश्चंस पूछ चुका है। तो इसमें हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, जिसमें 1 से लेकर के 4th आर्टिकल तक हमने प्रॉपरली इलेबोरेट किए थे, और हमने पीवाईक्यूज भी लगाए थे काफी सारे अच्छे अच्छे। तो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। पार्ट 2 इसमें क्या है, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक जो है हम सारा डिस्कस करने वाले हैं, और एंड में हम आपसे पीवाईक्यूज भी डिस्कस करने वाले हैं, ताकि आप अगर इन आर्टिकल्स को अच्छे तरीके से अगर आप ध्यान से मेरे साथ पढ़ते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं, नोट्स बनाते हुए चलते हैं, तो जो बाद में पीवाईक्यूज आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आप लोगों से मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताइए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है एसएससी का, और ये कई बार पूछ चुका है रिपीट कर करके। तो कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, एकदम चौमुचा सा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे आप। तो आप इनका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जिन लोगों को नहीं आता है वो हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम ऐसे क्विजेस डालते रहते हैं, ताकि आपको आसानी से इन चीज़ों के आंसर्स मिलते रहें। या फिर आप हमारा पार्ट 1 भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इलेबोरेट किया प्रॉपर। तो आइए आर्टिकल 5 देखते हैं, आर्टिकल 5 क्या कहता है। तो आर्टिकल 5 हमारा कहता है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत सारे लोगों को कमेंसमेंट का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। कमेंसमेंट को आप समझ सकते हैं, ये होता है स्टार्टिंग। कमेंसमेंट का मतलब स्टार्टिंग या फिर शुरुआत। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है, ये हमारा सिटीजनशिप के लिए है। ये किस लिए? हमारा सिटीजनशिप के लिए है। तो जैसा कि आपको पता है कि सीए और एनआरसी की वजह से पूरे इंडिया में हल्ला है सिटीजनशिप को लेकर के। तो इसमें से क्या है कि गवर्नमेंट जो अपने एग्जाम्स करवाती है, एसएससी हो गया, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स हो गए, वहाँ पे सिटीजनशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल है जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप स्टार मार्क करके और इनको अच्छे तरीके से समझिए और अपने नोट डाउन करते चलिए। अगर कोई चीज़ आपको लगता है, कोई डेटा है या फैक्चुअल फिगर है ऐसा जो आप भूल जाएंगे, तो हमको नोट डाउन कर लीजिए। तो जो हमारा पार्ट 1 था वो हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड था, और जो हमारा पार्ट 2 है ये हमारा सिटीजनशिप से रिलेटेड है। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि एट दी कमेंसमेंट, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्टेड हुआ था, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वो स्टार्ट कब हुआ था? 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ था। अब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन के तैयार कब हुआ था? इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपसे। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनना स्टार्ट हुआ था, उसका कमेंसमेंट हुआ था, उस टाइम पे जो जो लोग इंडिया के डोमिसाइल, जिन जिन लोगों के पास इंडिया का डोमिसाइल था, यानी कि जिन जिन लोगों का घर इंडिया की टेरिटरी में था, या फिर जिन जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का था, वो सारे लोग इंडियन सिटीजन या फिर इंडियन नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इस बात को ये कह रहा है। उसका इसके पास 3 पार्ट और हैं। इन 3 पार्ट में क्या कह रहा है कि जिन जिन लोगों के पास डोमिसाइल है वो सब तो इंडियन सिटीजन बन ही गए। जैसे कि आपको पता है कि 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, तो जो इंडिया वाला पार्ट था उसी को यहाँ पे इंडियन टेरिटरी के नाम से दिखाया गया है। जो पाकिस्तान वाली टेरिटरी थी उसके बारे में हम यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो जो लोग थे जिनके पास इंडियन टेरिटरी का डोमिसाइल था उन सबको हमने इंडियन सिटीजन मान लिया। या फिर वो लोग जिन लोगों का यहाँ पर जन्म हुआ था, जिन लोगों के पास यहाँ पे इंडिया में पैदा होने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट था। इंडिया की टेरिटरी में पैदा होने का मतलब आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होगा, तो उन लोगों को भी हम यहाँ पे इंडिया का नागरिक मान लेंगे। ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज बोर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे मान लीजिए पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, इनमें से मान लीजिए कोई भी एक अगर यहाँ पे इंडियन है और दूसरा मान लीजिए या तो वो यूरोपियन है या फिर किसी भी दूसरी देश का है, उससे हमें कोई लेन देना नहीं है। अगर कोई भी एक पेरेंट भी इंडियन है तो जो उसका बच्चा होगा उसको इंडियन नागरिक माना जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हमारा क्या बोल रहा है कि हु हैज बीन रेसिडेंट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि वो भारत देश में रह रहा हो लगातार कंटिन्यूअसली पिछले 5 साल से, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट, यानी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग स्टार्ट हुआ था, कौन सी डेट थी वो? 6 दिसंबर 1946। उससे पिछले 5 साल जो थे वहां पे अगर ये जो इंसान है वो इंडिया में अगर रह रहा है प्रीसीडिंग 5 ईयर्स से, तो उसको भी इंडियन नागरिक माना जाए। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 5। आर्टिकल 6 देख लेते हैं।
ऐसे ही हम फटाफट सिंपल तरीके से एकदम आपको इलेबोरेट करते हुए चलेंगे एकदम लेमन लैंग्वेज में, ताकि कहीं पे कोई डाउट ना रह जाए। आर्टिकल 6 हमारा कहता है ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। अभी मैंने आपको जैसे हमने डिस्कस किया यहाँ पे कि 1947 में क्या हुआ, विभाजन हो गया। विभाजन के बाद जो इंडिया के वाले हिस्से में टेरिटरी आ गई उसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, इंडियन टेरिटरी कह रहे हैं। और जो पाकिस्तान वाले हिस्से में चली गई टेरिटरी उसको हम पाकिस्तानी टेरिटरी कहते हैं। उसके बारे में यहाँ पे हम कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा जो भी डिस्कशन है वो इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड है केवल। ठीक है। आर्टिकल 6 में क्या कह रहा है, ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि एक ऐसा बंदा जो कि माइग्रेट कर गया या फिर कह सकते हैं आप कि वो पाकिस्तान वाली टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी में आ गया। ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का लिखना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो लोग पाकिस्तान वाली टेरिटरी से मूव करके इंडिया वाली टेरिटरी में आ गए उन सभी लोगों को इंडिया का सिटीजन माना जाएगा, उन सभी लोगों को इंडियन नागरिक माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 6। आर्टिकल 7 देख लेते हैं। ये एक तरीके से निगेटिव लॉ है। ये क्या है, ये निगेटिव लॉ कहते हैं इसको। तो आर्टिकल 7 में क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, ये सिटीजनशिप देने की नहीं, यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं देने की बात कहाँ पे आएगी उसके बारे में डिस्कशन है, इसलिए हम इसको यहाँ पे निगेटिव लॉ के तरीके से भी देखते हैं आर्टिकल 7 को। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है, अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, यानी कि यहाँ पे किस डेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई इंसान जो है वो पाकिस्तान की टेरिटरी से अगर वो इंडिया की टेरिटरी में आता है तो उसको हम इंडियन सिटीजन नहीं मानेंगे, यानी कि इंडिया की नागरिकता उसको नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम तो जाएगा, लेकिन आपकी अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार डेवलप हो गई तो फिर क्या है, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, फिर आपको ये बोरिंग नहीं लगेगा और आप आसानी से इसको समझते चलेंगे, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप उसको सॉल्व कर पाए। इसलिए हमें कोई यहाँ पे रिस्क नहीं चाहिए, अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 मार्च 1947 जो है ये हमने एक कट ऑफ डेट बना दी है। 1 मार्च 1947 एक कट ऑफ डेट बना दी है। इसके बाद अगर कोई पाकिस्तान की टेरिटरी से आता है तो हम उसको इंडियन नागरिक नहीं मानेंगे। तो ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि हमारा देश जो था वो तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। लेकिन क्या है कि ऑलमोस्ट मार्च तक ऑलमोस्ट एकदम श्योर हो चुका था कि इंडिया जो है वो डिवाइड होने ही वाला है, इसका डिवीजन जो है वो कोई रोक नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो जो हमारे लॉर्ड लुई माउंटबेटन है उनके पास बस फॉर्मेलिटी ही रह गई है कि उनको इंडिया का विभाजन करना है, बट ये ऑलरेडी हो चुका है, पेपर पे नहीं हुआ है बस, पर वैसे ये हो चुका है, ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका है। अब इसके पीछे हमें रीजन जानना पड़ेगा ये क्यों हुआ था। तो इसके लिए आपको इतिहास में देखना पड़ेगा डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे, क्या आपको पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे जो था ये किसने अनाउंस किया था? जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देता हूँ। ये एक हमारे यहाँ पे बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जिनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। इन लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे का नारा दिया था। और ये डायरेक्ट एक्शन डे का नारा कब आया था? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला, डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर हमें अपना विभाजित पाकिस्तान चाहिए, हमें पाकिस्तान एक अलग टेरिटरी चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। और उन्होंने क्या किया, एक तरीके से पूरे इंडिया में दंगे एक तरीके से भड़क गए, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या था, नो इफ नो बट, इधर माई वे और स्काई वे। यहाँ थी, यानी कि यहाँ पे जिन्ना कहना चाह रहे थे कि अगर आपको पाकिस्तान की टेरिटरी चाहिए तो यहाँ पे एक्शन करके दिखाओ, यानी कि अपना हक छीन के लो, एक तरीके से कहना चाह रहे थे। अब ये डायरेक्ट एक्शन डे की नौबत क्यों आई, इसके ऊपर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। तो क्या हुआ था, 1945-1946 में इंडिया में इलेक्शन हुए थे। हाँ, भारत में आजादी से पहले भी इलेक्शन होते थे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर मैं आपको बता दूं कि 1945-1946 में इंडिया के प्रोविंशियल इलेक्शन हुए। तो इस वाले इलेक्शन के जो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं थोड़ा उस पर नजर मार लीजिए, ताकि हमें यहाँ पे एकदम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ क्यों था। तो टोटल जो हमारी लोकसभा की सीट थी वो कितनी थी, 1585। कितनी सीट थी, 1585। इसमें क्या हुआ कि 1585 सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए। तो इस इलेक्शन में क्या हुआ, 923 सीट्स जो थी ये तो हमारी कांग्रेस ने जीत ली। 425 सीट्स ये किसने जीती थी, मुस्लिम लीग ने, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस टाइम पे कांग्रेस को हेड कौन करा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ये नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे भी। ये आगे चल के हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बनते हैं। आगे चल के क्या बनते हैं, पहले एजुकेशन मिनिस्टर। तो एक इंपॉर्टेंट फिगर है, आप इनका नाम याद कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी इनको कौन हेड कर रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना इनको हेड कर रहे थे। अब बात यहाँ पर ये नहीं आई कि 425 सीट्स इन्होंने जीत ली। 923 सीट्स कांग्रेस ने जीती थी और 425 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। 123 सीट्स जो थी और जो छोटी छोटी पार्टी थी, जैसे कि सीपीआई हो गई या अकाली दल हो गई, या फिर यूपी में कई सारी छोटी छोटी पार्टीज थी, उन लोगों ने मिलाकर के टोटल 123 सीट्स जीती थी। और 114 सीट जो थी ये इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने जीती थी, यानी कि वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे इस चुनाव को। ठीक है, तो 114 लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली जीते थे। 123 लोग जो हैं वो सीपीआई या अकाली दल या फिर ऐसे जो छोटे ग्रुप थे वहां से जीते थे, छोटी पार्टी से जीत करके आए थे। 425 सीट्स जो थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी और 923 सीट्स जो थी हमारी कांग्रेस ने जीती थी, आउट ऑफ टोटल 1585। अब यहाँ पे जो कमाल की बात थी वो ये थी, यहाँ पे पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स ने अपना खेल दिखाया था बड़े लेवल पे। तो सेपरेट क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसका मतलब होता था इन सीटों पे केवल मुस्लिम ही चुनाव लड़ सकते हैं, मुस्लिम ही केवल चुनाव लड़ सकते हैं और मुस्लिम ही केवल वोट डाल सकते हैं। यानी कि चुनाव लड़ने का भी अधिकार सिर्फ मुस्लिम को है, चुनाव में वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को है। यहाँ पे मुस्लिम्स की कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो जो हमारे साथ यूरोपियंस रह रहे थे उन लोगों ने बड़ा गेम प्लान
प्रॉपरली पहले से ही 1909 एक्ट के टाइम पे ही स्टार्ट कर दिया था। खैर ये हिस्ट्री में हम ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिकल लेक्चर है, और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। उसमें हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है पूरा गांधीयन मूवमेंट 1905 से लेकर के 1947 तक लगभग हमने पूरा काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो वो जाकर के उस वीडियो को देख सकता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से केवल मुस्लिम्स ही वोट डाल सकते थे और केवल मुस्लिम्स ही वोट दे सकते थे। ये यूरोपियंस ने इस तरीके से कानून बनाया था ताकि हिंदुस्तान में फूट डालो और राज करो वाली जो सिस्टम है वो उसको बड़े लेवल पर ले जा पाए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जो 425 सीट्स जीती थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने, इसमें जो एक बड़ा चंक था वो बंगाल से आया था। बंगाल से उन्होंने कितनी जीती थी, 113 सीट्स। उस टाइम पे अनडिवाइडेड बंगाल था, वहाँ पे बांग्लादेश का भी जो बांग्लादेश अब बन चुका है वो भी उसी बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था पहले। 113 सीट जीती थी यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने आउट ऑफ टोटल 119। मतलब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट वाली सीटें मिला करके और जनरल इलेक्टोरेट वाली सीटें मिला करके दोनों सीटों को मिला करके 113 सीट जो थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती थी बंगाल में। और टोटल जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की सीट थी, टोटल सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मुस्लिम्स की जो सीट थी उसमें से 87% सीट्स जो थी वो अकेले मुस्लिम लीग ने जीती थी। 87% आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चंक है। जबकि कांग्रेस ने भी हर जगह पे जहाँ पे भी ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स वहाँ वाला रूल इंप्लीमेंट हो रहा था, वहाँ पे जहाँ पे केवल मुस्लिम्स ही फाइट कर सकते थे इलेक्शन, वहाँ पर उन्होंने अपने कैंडिडेट भी उतारे थे। बट स्टिल मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट थे वो सारे के सारे जीत गए थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाली जगहों पर। और जबकि जो जनरल इलेक्टोरेट्स वाली बात अगर हम करते हैं, जनरल इलेक्टोरेट्स वाली जब हम बात करते हैं तो वहाँ हम क्या देखते हैं, जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है उन्होंने 90% ऑफ सीट्स जो थी वो जीती थी जनरल इलेक्टोरेट्स में। बट सेपरेट इलेक्टोरेट्स वाला जो हिस्सा था, यानी कि जहाँ पे केवल मुस्लिम्स ही वोट कर सकते थे और मुस्लिम्स ही अपने कैंडिडेट्स को खड़ा कर सकते थे, वहाँ पे मुस्लिम लीग ने अपना दिखाया कि हमारा प्रभुत्व क्या है। और यहाँ पे डिसाइड हो गया कि मुस्लिम लीग जो है वो सोल रिप्रेजेंटेटिव है, इकलौती रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन मुस्लिम्स की, और इसलिए वो उनके बिहाफ पे डिसीजंस ले सकते हैं। लोग कहते हैं कि बंटवारा क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो वोट पड़ा था इसने अनलिमिटेड पावर दे दी मुस्लिम लीग को, और ये उनके हाथ में दे दिया कि अब जो वो मुस्लिम्स हैं इंडिया के वो उनके ऊपर इतना भरोसा करते हैं। ये किसने डिसाइड किया यहाँ पे, 87% सीट जीती। 87% सीट्स का मतलब है कि इंडिया में जितने भी मुस्लिम्स रह रहे थे, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में खास करके जो मुस्लिम्स रह रहे थे, उन लोगों ने पूरा विश्वास दिखाया था मुस्लिम लीग में। और यहाँ से ही मुस्लिम लीग के पास इतनी पावर आ गई, या फिर उन लोगों ने अपने आप को इस लेवल पे समझा कि उन लोगों ने बोला कि हम डायरेक्ट एक्शन की डिमांड करते हैं, क्योंकि मुस्लिम का सपोर्ट हमारे पास इतने बड़े लेवल पे है तो हम झुकेंगे क्यों। तो यहाँ पर जो सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड है वो एक तरीके से हमने देखा कि अब ये धरातल पे ये अपनी छाप छोड़ रही है। उससे पहले हमें लगता था कि केवल ये हवाई किले मुस्लिम लीग के अपने सपने हैं, लेकिन जब ये वोट शेयर इन्होंने देखा कि 87% मुस्लिम्स ने उनके फेवर में वोट किया है, यहाँ से उनको एक बड़ा बढ़ावा मिला कि आगे चल करके हम यहाँ पे अपने सेपरेट पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको हम यहाँ पे पूरी करवा सकते हैं। तो जो मैंने आपको इतना डिटेल में ये पूरा हिस्ट्री बताई है, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताई है ताकि हम यहाँ पे इस वाले पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ पाएं। ये कट ऑफ डेट डाली क्यों गई मार्च 1947 वाली। तो आपको यहाँ पे 3 चीजें पता लगती हैं कि मार्च 1947 में ऑलमोस्ट सर्टेन हो चुका था कि इंडिया जो है वो डिवाइड होने वाला है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई ये कट ऑफ डेट नहीं लगाएगी तो क्या होगा, पाकिस्तानी नागरिक जो है वो इंडिया में आते रहेंगे, और हमारे पास क्या है कि अब रिसोर्सेस क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं तो हमारे पास अब लिमिटेड रिसोर्सेस रह जाएंगे, यहाँ पे हम लिमिटेड लोगों की ही डिमांड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक्सेस पॉपुलेशन हो जाएगी तो जो पहले से ही हमारा देश, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतनी मेहनत से हमें डेवलप किया था कि हम काफी गरीब हो चुके थे, जो हमारी सोने की चिड़िया है अब वो केवल चिड़िया बची थी, तो इस वजह से हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज में हमें मैक्सिमम बेनिफिट उसको अपनी जनता को देना था। तो हम चाहते थे यहाँ पे कट ऑफ डेट सेट हो जाए ताकि हमें पता लगे कि हमें कितने लोगों की डिमांड्स को फुलफिल करना है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है, कितने लोगों को हमें खाना खिलाना है, कितने लोगों को हमें बेसिक सहूलियतें देनी है। तो ये सारी चीजें कब हो पाएंगी, जब हमें कट ऑफ डेट वहाँ पे लगा देंगे कि इस डेट के बाद जो भी लोग इंडिया आएंगे पाकिस्तान से वो इंडिया के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तभी तो हम जो डिमांड अब यहाँ पे जो पॉपुलेशन बच गई इनका कुछ हम इनके बारे में सोच पाएंगे, उसी हिसाब से हम बजट डिसाइड कर पाएंगे और खर्च कर पाएंगे जनता के ऊपर। तो इसमें से ये कट ऑफ डेट लगाई गई थी। बस और कुछ खास नहीं है इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल 8 देखते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया एंड रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इज टेकन एज सिटीजन ऑफ इंडिया। यहाँ पे जब एक एनी कंट्री आउटसाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली जब आप आर्टिकल में डिटेल में देखेंगे, बेयर एक्ट्स की बुक में देखेंगे तो वहाँ पे आर्टिकल में पाकिस्तान क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पे पाकिस्तान की बात नहीं हो रही कहीं पे। यानी कि कोई भी सिटीजन इंडिया का जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो कहीं दूसरी कंट्री में, यानी कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में या फिर यूएसए में अगर वो रह रहे हैं ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनका अगर कोई बच्चा है तो उसको भी हम इंडियन सिटीजन मान सकते हैं। कि ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडियन थे, बट किसी दिक्कत की वजह से, मान लीजिए वायलेंट चावोज हो रहे थे, यहाँ पे बहुत सारी स्ट्राइक्स हो रही थी, हड़ताल हो रही थी और दंगे फसाद हो रहे थे, इसमें से उन लोगों ने मान लीजिए डिसाइड किया कि हमें छोड़ करके इंडिया जा रहे हैं किसी सेफ जगह पे, और जब इंडिया की कंडीशन सही हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन लोगों ने ये सिस्टम बनाया कि अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडियन थे पर वो किसी फॉरेन कंट्री में जाकर रह रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी हम इंडियन सिटीजनशिप दे देंगे। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्या कह रहा है, इफ एनी पर्सन हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट देन ही विल नॉट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। यानी कि क्या कह रहा है, इंडिया जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता इंडिया में। ड्यूअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से लिया है, यूके से। यूके यानी कि इंग्लैंड। हमने इंग्लैंड से जो है सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ से लिया है, ठीक है।
तो आर्टिकल 9 क्लियरली मेंशन करता है कि अगर किसी एक नागरिक है जो कि इंडिया का, अगर मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ, अब अगर मैं इंडिया का नागरिक हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, यहाँ पे पैदा हुआ हूँ, पर अगर मैं जाकर के यूएसए की नागरिकता ले लेता हूँ, तो मेरी जो इंडिया की नागरिकता है वो ऑलरेडी छिन जाएगी, क्योंकि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो ड्यूअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में अलाउ नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट अलाउ होता है, और उस हिसाब से जैसे ही मैं किसी दूसरे देश की नागरिकता को एक्वायर करता हूँ, मेरी जो इंडिया की नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 देख लेते हैं क्या कहता है। आर्टिकल 10 जैसे ही है, इस वाले आर्टिकल में मैं आपको बताऊंगा कि सीएए जो है, वो जो सीएए है उससे इंडिया के लोगों की नागरिकता क्यों नहीं छीनी जा सकती, और जो गवर्नमेंट बोलती है कि इससे केवल हम जो दूसरे देशों में रह, आसपास के हमारे पड़ोसी देशों में जो लोग रह रहे हैं उनको ये नागरिकता देने का कानून है, ना कि लेने का कानून है। वो इस आर्टिकल 10 में क्लियरली मेंशन है। देखिए आर्टिकल 10 में क्या कह रहा है, एवरी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड आर्टिकल्स, यानी कि अगर वो या तो उसके पास डोमिसाइल है, या वो बाई बर्थ इंडियन है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडियन है, या उसका कोई भी एक पेरेंट इंडियन है, जैसा कि हमने सारे ऊपर वाले आर्टिकल्स में देखा, तो वो सारे लोग इंडिया के ही सिटीजन माने जाएंगे। एवरी पर्सन हु इज द सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन्ड आर्टिकल विल रिमेन द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडिया के नागरिक ही माने जाएंगे इफ, क्या कह रहा है, इफ द पार्लियामेंट मेक्स एनी न्यू रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग दिस इश्यू, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर भारत सरकार कोई भी नया कानून बनाती है सिटीजनशिप के इशू को लेकर के, तो जो लोग पहले के कानून, पहले के आर्टिकल्स यानी कि 6, 7, 8, 9 में जो आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, उनके हिसाब से अगर कोई इंडिया का सिटीजन है तो उनकी सिटीजनशिप जो है वो कहीं नहीं जाने वाली है, वो लोग इंडिया के नागरिक ही रहने वाले हैं, चाहे भारत सरकार कोई भी कानून बना ले। तो ये क्या हो गया आपका आर्टिकल 10, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करता है इस चीज को कि अगर कोई इंडिया का नागरिक है तो वो इंडिया का नागरिक ही रहेगा। अगर फ्यूचर में चल के, आगे भविष्य में चल के भारत सरकार कोई नई कानून बनाती है तो वो दूसरे नए लोगों पर इंप्लीमेंट होगा, ना कि जो पुराने नागरिक हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आर्टिकल 11 भी डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस द गवर्नमेंट कैन मेक एनी रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि गवर्नमेंट की यहाँ पे जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम पार्लियामेंट की बात करते हैं। गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू दिस द गवर्नमेंट कैन मेक एनी रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि आर्टिकल 11 क्या कहता है कि गवर्नमेंट के पास वो सारी पावर्स हैं कि वो कोई भी रूल रेगुलेशन बना सकती है रिगार्डिंग एक्विजिशन, यानी कि सिटीजनशिप देने को लेकर के और सिटीजनशिप वापस लेने को लेकर के, यानी कि सिटीजनशिप दे भी सकती है पार्लियामेंट जो है, वो कोई भी कानून ऐसा बना सकती है जिससे कि सिटीजनशिप दी भी जा सकती है और वापस भी लिया सकती है। एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, यानी कि ये क्या कह रहा है कि सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही राइट्स हैं सिटीजनशिप के ऊपर कानून बनाने के, वो कोई भी कानून बना सकती है जिससे कि रूल रेगुलेशन कोई भी ऐसा बना सकती है जिससे कि एक्वायर करने में सिटीजनशिप और टर्मिनेट करने में सिटीजनशिप केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है। और यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिख रही है, इस लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि केवल पार्लियामेंट के पास ही पावर है, इसका मतलब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट्स कोई कानून नहीं बना सकती सिटीजनशिप के ऊपर। एंड ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स कोई भी कानून सिटीजनशिप को लेकर के नहीं बना सकती हैं। ये सारी पावर्स किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम आपको उसका आंसर जरूर प्रोवाइड करेंगे। हमने 5 से लेकर के 11 तक जो आर्टिकल आते हैं पार्ट 2 के अंदर में, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि हमने जो पढ़ा वो किसी काम का है या नहीं है, उससे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। तो आर यू रेडी गाइज? मुझे लगता है कि आप सब तैयार हैं क्वेश्चन देखने के लिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि ये पूछ रहा है भारत में कोई अपनी नागरिकता कब गंवा देता है। तो इसके बारे में तो हमने एक ही पॉइंट पढ़ा था। एक पॉइंट हमने क्या किया था कि हमारे पास केवल ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी नागरिक जो है वो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो ऑलरेडी चली जाएगी। पर हमारे पास टोटल 3 तरीके होते हैं जिससे कि भारत की सिटीजनशिप जो है वो किसी नागरिक से ली जा सकती है। तो वो 3 वेज क्या हैं, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 वेज टू लूज सिटीजनशिप। कौन से 3 तरीके हैं जिससे हम अपनी सिटीजनशिप गंवा सकते हैं। ठीक है, तो पहला होता है बाई रेनंसिएशन, बाई रेनंसिएशन। दूसरा है बाई टर्मिनेशन, बाई टर्मिनेशन। तो बाई रेनंसिएशन, बाई टर्मिनेशन एंड बाई डेप्रीवेशन, बाई डेप्रीवेशन। तरीके से ये 3 है तरीके, 3 तरीकों से इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो लूज कर सकते हैं। रिनंसिएशन का मतलब क्या है, यदि मान लीजिए कोई भी भारतीय नागरिक है जो कि 18 साल से ऊपर का है, 18 ईयर्स एंड अबव, अगर भारत सरकार का कोई, अगर भारत का कोई भी नागरिक है जो कि 18 साल या उससे ऊपर का है, और अगर वो लिखित में ये घोषणा करता है, लिखित में ये घोषणा करता है, क्या कह सकते हैं आपकी, कोई एक डिक्लेरेशन साइन करता है जो भी भारतीय नागरिक है कि मैं इंडिया की सिटीजनशिप जो है उसको त्यागना चाहता हूँ, उसको मैं छोड़ना चाहता हूँ, उसको रिनंसिएट करना चाहता हूँ, और भारत सरकार अगर उसको स्वीकार कर लेती है, भारत सरकार भी मान लेती है इस बात को कि ठीक है आप त्याग सकते हैं, हमारे पास नागरिकों की कोई कमी नहीं है, तो ये रिनंसिएशन जो है वो एक्सेप्ट मान लिया जाएगा और उसकी नागरिकता जो है वो चली जाएगी, नॉट अ सिटीजन एनी मोर। ठीक है, तो यानी कि रिनंसिएशन में क्या होता है कि 18 साल से ऊपर का या फिर 18 साल का कोई भी नागरिक जो है, सिटीजन जो है इंडिया का, वो एक रजिस्ट्रेशन करता है, यानी कि एक तरीके से वो डिक्लेरेशन होता है कि मैं अब भारत सरकार का, मैं अब भारत का नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ। और भारत सरकार यदि उस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो वो मान लिया जाएगा कि उसकी सिटीजनशिप अब जा चुकी है और इंडियन सिटीजन नहीं है। दूसरा क्या होता है बाई टर्मिनेशन, जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई इंडिया का नागरिक है जो कि यूएसए का सिटीजन बन जाता है या फिर वो यूके का सिटीजन बन जाता है,
तो इंडिया में क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का ही कॉन्सेप्ट है, तो इसमें से क्या होगा, ये नागरिकता जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि इंडिया में क्या नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। तो इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, जाना है और दूसरे देश से किसी से कोशिश करनी है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन करवा दूं मैं वहाँ पे और वहाँ की नागरिकता मेरे को मिल जाए। जैसे ही वो मिलेगी आपने यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा ये। तो हम ये दो तरीके समझ चुके हैं कि कैसे यहाँ पे दो तरीके काम करते हैं। अभी जो डिप्रीवेशन वाला है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो डिप्रीवेशन वाले में क्या कहता है, डिप्रीवेशन वाले में क्या कहता है ये, कि अगर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, यानी कि भारत सरकार को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नागरिक है जो मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को भी पता लगता है कि ये जो नागरिक है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जाकर के हमारी जो खुफिया गतिविधियां हैं उसके बारे में जाकर के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, किसको, पाकिस्तान की आर्मी को। पाकिस्तान की आर्मी को जो भी वो खुफिया जानकारियां हैं जो कि इस इंडियन सिटीजन के पास होंगी, कहीं से उसने प्राप्त की होंगी, उनको वो अगर पाकिस्तानी आर्मी को ट्रांसफर कर रहा है या फिर किसी भी हमारी नीमी कंट्री को अगर वो जानकारी वो पहुंचा रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि ये हमारे लिए कोलेटरल डैमेज है, यानी कि हमें लगता है कि अगर ये जो नागरिक है ये हमारे देश में रह करके हमारे देश के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो वो उसको डिप्राइव कर सकते हैं इंडिया की सिटीजनशिप से। डिप्राइव करने का मतलब उससे वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। एक तरीका और है कि मान लीजिए कि कोई नागरिक है और वो नागरिक जो है वो 7 ईयर्स से लगातार 7 ईयर से कंटिन्यूसली लगातार 7 ईयर से वो कंटिन्यूसली इंडिया के बाहर रह रहा है, किसी भी यूरोपियन कंट्री में रह रहा है, या फिर मान लीजिए किसी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ही क्यों ना रह रहा है, अगर वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी रह रहा है 7 साल से लगातार, इंडिया नहीं आया है वो, तो उसको भी गवर्नमेंट डिप्राइव कर सकती है। ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि इसको डिप्राइव कर देना चाहिए, इंडिया की सिटीजनशिप इससे ले लेनी चाहिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। तो ये 7 साल वाला क्लॉज भी एक काम करता है। यानी कि एक तो ये हो सकता है कि वो इनिमी कंट्री को हमारी इन्फॉर्मेशन या फिर जानकारी शेयर कर रहा है, दूसरा कि वो लगातार 7 साल से इंडिया से बाहर किसी दूसरी कंट्री में रह रहा है कंटिन्यूसली। और इसमें एक तीसरा तरीका भी आता है कि अगर मान लीजिए इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि जो जो हमारा ये सिटीजन है, ये हमारा नागरिक है, ये इंडिया की जो नागरिकता इसने प्राप्त की है वो किसी फ्रॉड डॉक्यूमेंट के थ्रू करी है, किसी भी ऐसे तरीके से करी है जो कि लीगली सही नहीं है, तो भी उसकी नागरिकता को अस्वीकार किया जा सकता है, उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है। ये 3 तरीके होते हैं जो कि डिप्रीवेशन के अंदर आते हैं। यानी कि एक तो इनिमी कंट्री को इन्फॉर्मेशन शेयर करना, 7 ईयर से ऊपर अगर कोई विदेश में रह रहा है तो इंडियन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इंडियन सिटीजनशिप उससे ले सकती है, या फिर अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता लगता है कि कोई नागरिक है जो कि जिसने फ्रॉड तरीके से, यानी कि लीगली सही तरीका जो है उसको ना फॉलो करते हुए इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त की है, तो भी उससे सिटीजनशिप ली जा सकती है। ये 3 पॉइंट किसके अंदर कवर हो गए, डिप्रीवेशन के अंदर। या आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो क्या होगा, आपको बड़ा सा 10 लाइन का मिल जाएगा, डिप्रीवेशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है, फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहना क्या चाह रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सही से प्रॉपर डिटेल मैंने में क्रिस्प एंड शॉर्ट तरीके से समझा दिया है। आप इसको नोट बनाते हुए चलिए, ताकि अगर आपको भविष्य में कभी भी रिवीजन करना हो फटाफट 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 इसका रिवीजन कर सकें। तो अब जबकि हमने ये 3 तरीके देख लिए हैं जिससे कि इंडिया की नागरिकता छीनी जा सकती है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सही जगह पे पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन लॉस्ट हिज सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी कि एक भारतीय नागरिक कब अपनी सिटीजनशिप जो है वो गंवा देता है, किस किस तरीके से वो गंवा सकता है। तो पहला क्या है, व्हेन ही एक्वायर्स फॉरेन सिटीजनशिप। तो ऑब्वियस वाली बात है, यहाँ पे क्या आ गया, ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। ड्यूअल सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट मतलब टर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चली जाएगी अब हमारी नागरिकता, किसी भी एक देश की नागरिकता क्योंकि आपके पास रह सकती है, और इंडिया की नागरिकता अगर आप रहते हुए अगर आप दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं, तो ये दिखाता है कि आप जो है वो दूसरे वाले की नागरिकता लेने के लिए ज्यादा तत्पर हैं और इंडिया की नागरिकता से आप उतने खुश नहीं है। इस वजह से क्या होगा, आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। दूसरा तरीका क्या है, व्हेन ही रिनाउंस द सिटीजनशिप बाय रिनंसिएशन। हमने पढ़ा था ना, बाय रिनंसिएशन। व्हेन ही रिनाउंस, 18 साल से ऊपर हुआ और आपने एक ये डिक्लेरेशन साइन किया कि भैया हमें इंडिया की नागरिकता नहीं चाहिए, बोर हो गए हम, हमें किसी दूसरे देश को एक्सप्लोर करने के लिए विदेश जाना है, तो भी आपकी नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है। तीसरा क्या है, व्हेन द गवर्नमेंट डिप्राइव सिटीजनशिप फॉर सम रीजंस। देखिए आपको सम रीजंस जो है वही मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। सम रीजंस कौन से हैं, मेजर मेजर मोटे मोटे 3 रीजंस हैं सम। पहला रीजन क्या है, दूसरा क्या है और तीसरा क्या है, आप तीनों यहाँ पे सही तरीके से देख लीजिए। पहला क्या है कि इनिमी कंट्री को आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, दूसरा क्या है कि 7 ईयर से कंटिन्यूसली आप इंडिया से बाहर रह रहे थे, और तीसरा क्या है कि जो आपने नागरिकता प्राप्त की है वो किस तरीके से की है, फ्रॉड तरीके से की है, जो लीगली सही तरीका है उसको आपने फॉलो नहीं किया। ये 3 तरीके हैं, तो यानी कि इसका आंसर सही करेक्ट क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। Yes, has the power to regulate the right of citizenship in India. Has the power to regulate the right of citizenship in India. अभी हमने डिस्कस किया था क्लियरली एकदम, पिछले वाले में जो हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो हमने क्लियरली मेंशन किया था वहाँ पे किसके पास पावर है सिटीजनशिप को देने और लेने की, और उसके लिए हम रूल एंड रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो किसके पास है, यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के पास तो नहीं है आई गेस। अच्छा बताइए, यूनियन कैबिनेट जो है इंडिया में टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन हो गया एक इंपॉर्टेंट। भारत सरकार में तुरंत में कितने यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। यहाँ पे हम टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करें। कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, जो कि एकदम कोर ग्रुप का पार्ट होते हैं, जो सबसे इंटरनल ग्रुप होता है, जो कि सारी डिसीजंस लेता है, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर और आपके गृह मंत्री, आपके रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, ये सारे लोग आते हैं। ये सारे किस ग्रुप का पार्ट होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो ग्रुप होता है, इसको हम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी कहते हैं, ये उसका पार्ट होते हैं। टोटल इंडिया में कितने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। मैं आपको यहाँ पर स्वतंत्र प्रभार वाले मिनिस्टरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, कितने यूनियन कैबिनेट्स के मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडिया में प्रेजेंट टाइम में।
और लगे हाथ फिर आप जब आप ये बता ही रहे हैं तो आप ये भी बता दीजिए मुझे कि इस टाइम पे फिशरीज मिनिस्टर कौन है इंडिया में? फिशरीज मिनिस्टर कौन है इस वक्त इंडिया में? 29 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उसमें से एक कौन है? ओ सॉरी, मैंने आपको आंसर ही बता दिया। चलिए कोई नहीं, 29 कैबिनेट मिनिस्टर है हमारे पास। हो, यही दिक्कत है ना। चलिए आप मुझे फिशरीज मिनिस्टर का नाम बताइए। इंडिया में फिशरीज मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? तो ये लोग तो नहीं बनाते हैं। यूनियन कैबिनेट जो है इनके पास पावर नहीं होती है कि ये अकेले डिसाइड कर ले कि इंडिया का सिटीजनशिप जो है किसको देनी है किसको नहीं देनी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉ मेकिंग बॉडी है। वो क्या करती है, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून है उनको इंप्लीमेंट करने का कानून काम करती है, ना कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कानून बनाने का काम करती है। ठीक है, तो कानून बनाने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। तो इसका आंसर क्या है? करेक्ट, बी आंसर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 29 टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं हमारे पास। आप मुझे ये बताइए कि फिशरीज मिनिस्टर कौन है हमारा इस वक्त। एक और बताइए, चलिए एमएसएमई मिनिस्टर कौन है हमारा? एमएसएमई मिनिस्टर कौन है हमारा? ये सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं। लोगों को लगता है कि विदेश मंत्री तो कोई नहीं पूछने वाला है, आपसे ये डिपार्टमेंट पूछेंगे जब भी पूछे जाएंगे। तो ठीक है ना, तो आप लोग मुझे ये दोनों मिनिस्टर्स कौन कौन से हैं इनका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। फिशरीज मिनिस्टर और एमएसएमई मिनिस्टर। एमएसएमई किस चीज के लिए स्टैंड करता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप? इनमें से कौन सा पार्ट है जो कि सिटीजनशिप को लेकर के कानून बनाता है या फिर वो सिटीजनशिप से डील करता है? तो आपको पता है कि हमने पिछले हमारा जो पहला पार्ट आया था हमारी पॉलिटी सीरीज का, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? पार्ट 1। आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? पार्ट 2। और फ्यूचर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पार्ट 3 और 4। यानी कि सिटीजनशिप जो है वो पार्ट 2 का हिस्सा है। सिटीजनशिप किसका हिस्सा है? पार्ट 2 का। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द सिस्टम ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप विद इन द कंट्री एग्जिस्ट इन। तो ये पूछा है कि ड्यूअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो इनमें से कौन सी कंट्रीज फॉलो करती हैं? इन चारों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है। तो आपको पहले ही पता है कि इंडिया तो नहीं है। इंडिया तो नहीं है वो कंट्री जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करता है। आपके बच्चे 3, लेकिन आप यहाँ पे सही आंसर तक नहीं पहुंच सकते अगर आपका दिन अच्छा नहीं हो और आपका अगर तुक्का लग नहीं पाया। इसमें से मेरी मानिए तो आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो फ्रांस और जापान है ये क्या है? ये भी सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ करते हैं। सब क्या करते हैं? सिंगल सिटीजनशिप ही अलाउ करते हैं। बड़े देशों में एक जो सबसे बड़ा देश है जो ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ करता है वो क्या है? यूएसए। क्योंकि यूएसए में क्या सिस्टम चलता है कि आप 2 जगह के सिटीजनशिप उन्होंने साथ में दी हुई है। एक तो आप यूएसए एज ए कंट्री के सिटीजन है, यूएसए एज अ कंट्री के सिटीजन है जो कि क्या है? एक फेडरल स्टेट है। फेडरल स्टेट है वो, क्या है वो? फेडरल स्टेट। तो आप यूएसए कंट्री के सिटीजन तो है ही, साथ में जो उनके छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, जो 51 स्टेट से मिलकर के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना है। जैसे कि आप मान लीजिए मिशिगन के नागरिक हैं, अगर आप मिशिगन के नागरिक हैं तो वहाँ की नागरिकता का भी कार्ड रहेगा आपके पास। जैसे हमारे पास आधार कार्ड रहता है वैसे उनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप का अलग अलग कार्ड है। यानी कि वो मिशिगन के नागरिक है, अगर मान लीजिए कोई, उसके पास वहाँ की नागरिकता वाला भी कार्ड रहेगा, और वो यूएसए का नागरिक है उसके पास वहाँ का भी कार्ड रहेगा। तो इस तरीके से इसके पास दो पहचान पत्र हैं एक ही देश में। ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पे अप्लाइड है, वो भी कहाँ पर? विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में देख लिए लिखा हुआ है विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ये आउटसाइड ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रहा है, विद इन द कंट्री की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पे इंप्लीमेंट होता है? यूएसए में। यूएसए में स्टेट्स की नागरिकता का कानून अलग है और देश की नागरिकता का कानून अलग है, और दोनों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। इंडिया की तरह नहीं कि अगर आप इंडिया के या फिर यूपी के नागरिक हो गए तो आप इंडिया के नागरिक हो गए, या फिर इंडिया के नागरिक हैं तो किसी न किसी स्टेट के नागरिक हैं ही हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, लाइमलाइट में भी बना हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमें देख लेना चाहिए सही तरीके से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019? पर्पस क्या है कि ये जो कानून बना रहे हैं, भारत सरकार इतना हल्ला मचा रही है, देश में इतनी लड़ाई दंगे सब कुछ हो चुके, तो सीए कानून किस चीज से रिलेटेड है? पर्पस क्या है उस चीज का? ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? टू रिमूव इलीगल माइग्रेंट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स रिसाइडिंग इनसाइड इंडिया। जो भी इलीगल बिना पेपर के अगर कोई इंडिया में रह रहा है तो उनको हटाने के लिए कानून बनाया गया है। ऐसा है क्या? आप बताइए। टू आइडेंटिफाई जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स। जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स कौन से होते हैं? सारे जो इंडियन सिटीजन वो सब जेन्युइन ही है। मुझे तो नहीं लगता कि जो भी इंडियन सिटीजन उनमें कोई बिना जेन्युइन वाला भी है। तो ये तो मेरे को इररिलेवेंट लगा बिल्कुल ऑप्शन ही। पर तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? टू चेक बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन बाई फॉरनर्स। मुझे नहीं लगता कि सीए जो कानून है वो इससे रिलेटेड है। जैसा कि आपको भी पता है कि वो किस लिए बनाया गया है? टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों में जो भी नागरिक रह रहे हैं जो कि परसिक्यूटेड कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि मोस्टली ये तीनों जो कंट्रीज हैं वो क्या हैं? मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करती हैं तीनों कंट्रीज? ये हम एक इस्लामिक कंट्री है या फिर मुस्लिम कंट्री है। तो यहाँ पर माइनॉरिटी कौन है? हिंदूज माइनॉरिटी है। यहाँ पे कौन है? सिख्स माइनॉरिटी है। यहाँ पे कौन है? बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है। यहाँ पे कौन है? जैन्स माइनॉरिटी है। तो इन सभी लोगों को नागरिकता देने के लिए ये कानून बनाया गया है। टू ग्रांट सिटीजनशिप्स टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटी ग्रुप्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? अपना डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, फ्रॉम वेयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज टेकन। तो जो हमने सिंगल सिटीजनशिप का सिस्टम बनाया है इंडिया में, आपको पता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कई सारी चीजें जो है हमने दूसरे देशों से हमने ली हुई हैं, बहुत सारी चीजों से हमने ली हुई हैं। जब भीमराव अम्बेडकर से एक बार एक मीडिया वाले ने पूछा कि लोग बोल रहे हैं कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग कानून लिया हुआ है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हमारा ये सिस्टम जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन का बनाया हुआ है क्या ये बोरोव्ड है? तो भीमराव अम्बेडकर ने क्या जवाब दिया कि ये बोरोव्ड नहीं है, बोरोव्ड नहीं है, ये क्या है? रैंसैक्ड किया है हमने। रैंसैक्ड, इट इज रैंसैक्ड फ्रॉम डिफरेंट ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशंस व्हिच आर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमने ये उधार नहीं लिया है, ये हमने ले लिया है।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम वेयर वॉज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश से लिया है इंडिया में। जैसा कि आपने देखा कि यूएसए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि हमने यूएसए में क्या है ड्यूअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे तो इंप्लीमेंट ही नहीं होगा था। आपको पता है वहाँ से जो चीज दूसरे के बाद है ही नहीं, वहाँ से तो हम ले ही नहीं सकते। तो इस वजह से हमने यूएसए से तो नहीं लिया है। और यूएसए का जो सबसे क्लोज कंट्री है, सबसे मित्र मुल्क है, जो सबसे उनका खास है, उसका क्या नाम है, कनाडा। वो क्या करता है, पूरे तरीके से यूएसए को फॉलो करता है। तो जब यूएसए में नहीं है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट, तो कनाडा में कहाँ से आएगा। तो हमने कनाडा से भी नहीं लिया है। हमारे पास बच गया फ्रांस और इंग्लैंड, टफ चॉइस। बट क्योंकि इंग्लैंड ने हमारे ऊपर राज किया था तो आप इनको एक्स्ट्रा क्रेडिट दे सकते हैं। कुछ तो अच्छाइयाँ थी इनमें, जैसे कि सिंगल सिटीजनशिप वाला सिस्टम हो गया, ये हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। कुछ जो एक पुरानी कहावत है ना कि चाहे वो कितना ही खराब आपका दोस्त है या फिर कोई भी जो दुश्मन भी आपका, लेकिन अगर वहां से कोई अच्छी चीज है सीखने के लिए तो वो क्या करनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। तो वहां पे यहाँ पे वो काम सेम काम क्या किया इंडिया ने किया है। इंग्लैंड के पास इन्होंने देखा एक बढ़िया चीज है सिंगल सिटीजनशिप वाला। सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे मान लीजिए सिंगल सिटीजनशिप है, उससे क्या होता है, जब हम अब हमारा प्रियम्बल पढ़ेंगे सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सिंगल सिटीजनशिप से क्या होता है, जब हमारा प्रियम्बल पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड है, क्या नाम है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी के बारे में बात होती है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या आता है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड। ब्रदरहुड यानी कि अगर मान लीजिए एक ही झंडा है, अब यूएसए में क्या है, हर स्टेट का अपना एक अलग झंडा है, जो कि इंडिया में भी अप्लाई नहीं है वो सिस्टम। हालांकि कुछ स्टेट्स ने इसकी डिमांड की है, पर इंडिया में भी वो उतने बड़े लेवल पे नहीं है। तो यूएसए में क्या है, हर देश का अपना झंडा है। तो इंडिया में क्या है, एक ही राष्ट्रीय हमारा ध्वज है, एक ही नेशनल फ्लैग है हमारा, और उसी को सारे हमारे देश में जितने भी भाई बंधु रहते हैं सब लोग उसी को सलाम करते हैं। तो ये क्या है, एक दिखाता है कि फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड। जैसे कि हमारा नेशनल सॉन्ग कितने हैं, एक है। हमारा नेशनल एंथम कितने हैं, एक है। तो ये क्या है, एक तरीके से ब्रदरहुड को बढ़ाने का काम करता है, फ्रेटर्निटी का काम करता है ये वाला काम। तो इसमें से क्या है, सिंगल सिटीजनशिप आई फील इज मोर बेटर कंपेयर टू ड्यूअल सिटीजनशिप। हालांकि हमें कुछ, अगर सरकार चाहे तो कुछ इसमें वो ऐसी चीजें बना सकती है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो हम ड्यूअल सिटीजनशिप दे सकते हैं। मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट आई थिंक दैट सिंगल सिटीजनशिप इज बेटर कंपेयर टू ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब ये कह रहा है कि देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास, अगर आपने कहीं पे भी हल्का सा मिस किया तो आप देखिए गए आपके नंबर यहाँ पे। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप। तो मैंने आपको क्या हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही कि 1 से लेकर के 4 तक ये किसका पार्ट है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट है। फिर क्या है, 5 to 11 जो है ये इसका पार्ट है सिटीजनशिप का, इसका है सिटीजनशिप का पार्ट है। 5 to 11 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कुछ, नहीं है। तो दोस्तों आज का हमारा ये जो हमारी पॉलिटी सीरीज का ये सेकंड पार्ट है ये यहीं पे समाप्त करते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मोर देन 1.4 थाउजेंड मेंबर्स ऑलरेडी यहाँ पे हमारे जो हम लगातार क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं टेक और नॉन टेक दोनों तरीके के, वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। कोई भी डाउट्स होती है आपको वो भी आप यहाँ पे हमें अपने टेलीग्राम चैनल पे हमें आप बता सकते हैं, ताकि हम आपसे डायरेक्ट वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकें। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और जल्द ही थर्ड पार्ट आने वाला है, डोंट मिस दैट, ठीक है।